धीरे चाल रे पणिहारी लहंगो गरद भरे। अरे थारे से बात कर रहा हूँ, प्यास बुझा दे मारी, प्यास बुझा दे मारी, थारे से ही बात कर रहा हूँ। एक बार प्यास बुझा दे बस। जूती खा के बुझेगी थारी प्यास? तुम्हारे की जूती, तुम्हारे की जूती। पास आके तो देख, मार दूंगी थारे को मैं। अरे पानी, मारा पानी, मारा पानी बर्बाद हो गया, मारा पानी बर्बाद कर दिया तूने, मारा पानी पूरा बर्बाद कर दिया। मारे को जूती मारी, अरे मार दूंगी मैं थारे को, मारा पानी बर्बाद कर दिया। छोड़ और अपना बच्चा संभाल। समझाते सुने, अगली बार मारे से बात करने से पहले 10 बार सोच लीजो। चलो रे। मारा पानी, मारा पानी, मारा पानी बर्बाद हो गया, मारा पानी। यो तुम्हें दूसरी बार हाथ जलाया तने मारा, मारना चाहती मुझे, मारना चाह रहा तू मुझे। अरे क्या कर रहे हो? हालत करेगो क्या उसके? कल पानी कौन लाएगा? समझाते सुने, अगली बार ये सब कुछ हुआ ना तो साड़ी के टांगे तोड़ दूंगा। शांत हो जा। कितनी बार कहा है कि ध्यान रखा कर जब भी इलाका के आसपास होती है, और कितना ध्यान रखूं मैं, मारे से ना होता अब। अरे शांत हो जा, क्या खा जाएगा। इस गांव में ज्यादातर पुरुष ऐसे हैं जिनकी 2 पत्नियां हैं। एक प्रथा सी बन गई है जिससे ना तो पुरुषों को कोई एतराज है और ना ही औरतों को कोई शिकायत। लेकिन इस गांव में ऐसी प्रथा क्यों है? क्या इसका बीज पुरुष की मानसिकता में है या गांव की किसी जरूरत में? लेकिन सवाल यह भी है कि यह प्रथा जुर्म की किस श्रृंखला को जन्म देने वाली है जिसे देखकर पूरा गांव दहल जाने वाला था। क्या किया तूने? बच्चे को फेंक दिया कुएं में। अरे बाबरी, कोई बचाओ, अरे कोई बचाओ, बच्चा गिर गया, बचाओ, अरे बच्चा गिर गया कुएं में। मारे बच्चे को कुएं में फेंका तूने, मारे बच्चे को, बताता हूँ मैं तो आज मैं तेरी बच्चे ने कुएं फेंका, बच्चे ने। कुएं से पानी कौन लाएगा? मुझसे क्या पूछे है? पानी भरना तुम औरतों को काम है। ज्यादा जबान चलाएगी ना तो थारे भी जो हाल कर दूंगा। अरे क्या जरूरत है ये सब करने की? हाँ, बर्दाश्त ना हो रहा था हमारे से। छोरा दिन भर जान खा लेता था हमारी। अरे मान जा छोरा, छोरा मान, छोरा मान। सबका सब जान का दुश्मन बने बैठा है। अब वापस जाना पड़े, इतनी दूर पानी लेबा। हाँ क्या दोस्त हमारे, फेंक दिया पानी में, जान छूटी मारी तो। अरे लेकिन अब चलेगी कैसे? हाँ, मेरी उम्र देखिए, अब मैं पानी भरने जाऊंगी के? माई, हम दोनों ले आवेंगे पानी। कोई जरूरत ना है पानी लाने की, तुम लोग बस पढ़ाई करो। पानी लाने के चक्कर में पढ़ाई छोड़ोगी के? शादी के बाद तो पानी भरना ही है, और वैसे भी हम औरतों की जिंदगी में प्यार ना है, सिर्फ पानी भरना ही है नसीब में। सो जा रे बालड़िया, बड़िया हबो आयो रे। माँ बापू कब आएंगे? आएगा थारा बापू, लेकिन अभी तो सो जा। हर अंधेरी अमावस के बाद पूनम की रात आवे है, सो जा। कौन? कौन है?
साहब हमारा पति सुबह काम पे निकला था और शाम तक घर ही नहीं लौटा, और अब तक कोई अता पता ना है उसका। क्या काम करता है वो? साहब उसके नाचने गाने की मंडली है। सुबह 7 बजे निकलता है तो शाम तक घर लौट आता है। हमारे गांव के सारे मर्द या तो नाच गाना करते हैं या मजदूरी, इसके अलावा कोई काम ना है साहब। सर, इनके गांव में पानी की बहुत समस्या है। बहुत से मर्द शहर जाकर बस गए हैं और औरतें बेचारी पड़ी रहती हैं गांव में बच्चों के साथ। पर हमारा पति ऐसा ना है साहब, उसकी अच्छी खासी कमाई है, किसी बात की कोई कमी ना है उसके पास, तभी तो जिंदगी के मजे ले रहा है। मजे ले रहा है मतलब? साहब हमारे गांव में पानी जैसे सोना चांदी, कई अरसे से यही हाल है। एक एक करके सभी कुएं सूख गए। अब सबसे नजदीक का जो कुआं है वो 15 किलोमीटर दूर है, उसमें भी पानी 80 से 90 फीट नीचे है। छोटी सी थी जब शादी हो गई, तब से पानी ही भर रही हूँ। फिर बच्चे पैदा हो गए, फिर बदन साथ नहीं देता था साहब, इसीलिए पति ने दूसरी शादी कर ली और जवान सौतन को ले आया घर, ताकि वो पानी भी भरे और पति को खुश भी कर पाए। पर ये तो कानूनन जुर्म है। पानी ना मिले तो इंसान जिए कैसे, जान दे दे। पर साहब, कानून की नजर में तो ये भी जुर्म है। और साहब, जिंदगी सूखी रेत सी होना तो 2 बूंद पानी जैसे अमृत। लो साहब, हमारा गांव आ गया। अब बहुत थक गई, घनी प्यास लग रही है, अब तो पानी पीने दे। जचकी का दर्द जान ले ले वे, और वैसे भी कल सवेरे फिर जाना है मन्ने पानी लेने। ठीक से दबा पाऊं, तीसरे महीने में 15 कोस चलना पड़ता है। अब इतना तो बनता है ना थारा, 15 कोस जाना 15 कोस आना, जान निकल जावे हमारी। जरा खाना लगा दे, मने बड़ी भूख लगे है। घनी देर कर दी आने में। तो अपने काम से काम रख, खाना लगा जाकर। काम की ही बात कर रही हूँ। रुक्मणी गई है थाने लाखा की रपट लिखाने के लिए। चौहान, जो लोग लाखा के साथ काम करते हैं सबको इकट्ठा करो। यस सर। लाखा को आखिरी बार कब देखा था तुम लोगों ने? साहब उस दिन वो हमारे साथ निकला तो था, और साहब अकेला ही लौट आया। साहब उसने कुछ बताया भी नहीं। साहब हमारा तो कोई प्रोग्राम भी नहीं था साहब उस दिन। तुम में से किसी ने पूछा नहीं कहाँ जा रहा है? साहब, लाखा गरम दिमाग का है, कोई भी के मुंह को नहीं लगे। गरम दिमाग का है तो फिर अक्सर झगड़ा भी होता होगा उसका। किसी से कोई दुश्मनी? हाँ साहब। किससे? कविता से। भाई आज शादियों में होता है, हमें बड़ी रकम मिलेगी। देख लाखा, कल तो थारे को डंडे से मारा था ना, आज तेरी जान निकाल दूंगी मैं, समझा? तू मारेगी मन्ने मारेगी। चलो हट साला, देख सीने के आर पार कर दूंगी मैं इसको, निकल जा यहाँ से। साहब, मन्ने तो लगे है कि ये सब कविता ने किया है। इस दुश्मनी की वजह? हमारी जिंदगी नरक बना के रखी थी लाखा ने, लुगाई बढ़ाना चाहता था हमारे को। हाँ साहब, शादी करना चाहता था। अब घर में कोई तो चाहिए ना पानी लाने के लिए। अब हमारी उम्र हो गई है, चंदा बेचारी भी बीमार रहती है, वो तो उम्र से पहले ही बुढ़ा गई। और ये प्लास्टर, ये गहना भी तुम्हारे पति ने बनाया क्या? साहब, मर्द जात का गुस्सा, इसका के इलाज? आदमी ना है वो, राक्षस है राक्षस, एकदम पत्थर दिल। साहब, पानी तो बहाना था, उस कमीने की गंदी नजर पहले से ही मारे पर थी। अकेली औरत हूं ना साहब, पति गायब है 2 साल से, काम ढूंढने गया था, वापस ही ना आया। तो घर कैसे चलाती हो?
पानी इस गांव की मुसीबत है, पर हमारी रोजी रोटी दूसरी औरतों से ज्यादा पानी लेकर आऊं, फिर जरूरतमंद को बेच दूं। कभी पानी के बदले अनाज मिल जावे है, 2 घूंट पानी कम पी लेती हूँ, पर हमारी बच्ची का पेट तो भर जावे है। हमारे पति चोखे इंसान थे, हमारी मदद करते थे, वादा कर गए थे कि कभी दूसरा ब्याह ना करेंगे। बस उसी भरोसे पर उनकी राह देख रही हूँ। अरे वो झूठ बोले है साली, उसका मर्द तो उसको रोज कुटे है साहब। वो औरत नहीं, डायन है डायन। और मने तो लगता है साहब कि उसने अपने पति को मार के कहीं गाड़ दिया है और पूरे गांव में सती सावित्री बने घूमे हैं, तभी तो ब्याह ना कर रही है किसी से। असली गुनहगार तो तुम जैसे मर्द जो पानी के बहाने 2-2 3-3 शादियां करते हो, औरत का शोषण करते हो। सुना है तुम बहुत गुस्सैल हो, हमेशा लड़ने को तैयार रहती हो। मर्द तो यही कहेंगे ना साहब, अकेली औरत हूँ, किसी के जूते अपने सर पर नहीं लेती, सर उठाकर जीती हूँ। गिद्धों के इस गांव में कैसे जी रही हूँ ये आप ना समझोगे साहब। सर बांके ने पूरी कोशिश की कि वो कविता को किसी तरह फंसा दे, लेकिन मुझे उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। कविता में अकड़ है, ना वो डरती है ना वो झुकती है, यहाँ तक कि लाखा से भी नहीं। वैसे चौहान, अभी तक हमें ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो कि किसी ने लाखा का खून किया हो। तारो क्या जरूरत थी पुलिस को गांव बुलाने की? अरे तुम लोग तो हमारे पर ही उंगली उठा रहे हो। कभी ये सोचा है कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो पंचायत जिम्मेदारी लेगी, हम दोनों की और हमारे बच्चों की? थारी वजह से पुलिस हम सब गांव वालों को दिन रात परेशान करेगी, उसका क्या? तो शादी के चक्कर में हमको थाने में बंद कर देगी तो? तुम्हारे कर्म तुम जानो। वैसे भी हम औरतों का तो जीना भी मुश्किल है और मरना भी। मन ने जो सही लगा मन ने वही किया बस। भाइयों, इसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। आओ इधर। चल बिगाड़ो सबके सब। घर पे मर्द ना है तो ये ना सोचना कि मैं डर जाऊंगी। चलो चलो भाइयों, इनने घर में मामलो है आप लोग के। चलो 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 चलो। अभी हमारे पास इतने ही है। मैंने पहले ही बोला था, इतने से पैसों में ये काम नहीं होगा। बाकी का कब देवेगी? मैं जल्दी दे दूंगी, भरोसा रखो। अरे आज तो तन्ने जान से मार दूंगी मैं, लेकिन आप पानी फेंका, जान से मार दूंगी। अरे छोरा, हट यहाँ से। हाँ बोल, फेंका तेरा पानी। और क्या करेगी तू? हैं? क्या करेगी? अब तो थोड़ा जीना और भी मुश्किल कर दूंगी। देख, सीधे सीधे जो मैं कह रही हूँ ना वो कर दे, नहीं तो देख मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। समझे तो? एक ऐसा गांव जहां की व्यवस्था औरतों के खिलाफ थी, वहां होना तो ये चाहिए था कि औरतें औरतों का साथ दें, बल्कि हो ये रहा था कि बांके की पत्नी कोमल कविता के खिलाफ हो चुकी थी। लेकिन वजह क्या थी? क्या इस सब का लाखा के गायब होने से कोई संबंध था? और अब ये केस कौन सा मोड़ लेने वाला था? सर, कोई खास लीड तो नहीं मिली है, बस ये पता चला है कि उस दिन लाखा अपनी मंडली के साथ नहीं था। सर, इस पहाड़ के पीछे एक आदमी की लाश मिली है। सर, इसके सर पर किसी ने भारी चीज से वार किया है, खून सूखकर जम चुका है। ऐसा लगता है मौत हुए काफी दिन गुजर चुके हैं। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ और आसपास के इलाके में पता करो किसी ने कुछ देखा हो। सर, लाखा की बॉडी पर छोटे छोटे कट्स मिले हैं, लेकिन वो सब उसकी मौत के बाद हुए। 24 तारीख की दोपहर जब वो अपनी मंडली को छोड़कर वापस आया, उसके 2 घंटे के भीतर ही उसकी मौत हो गई, मतलब दोपहर 2 से 4 के बीच। लेकिन लाखा की लाश जिस हालात में मिली, उसे देखकर ऐसा लगता नहीं कि उसका खून उसी जगह पर हुआ है। मुझे लगता है उसका खून कहीं और हुआ और उसकी लाश को घसीट कर वहां लाया गया। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से पहली चोट सर के पीछे की गई थी। हो सकता है वो किसी का इंतजार कर रहा हो और किसी ने पीछे से उस पर हमला बोल दिया। जहां हमें लाश मिली उसके 2 किलोमीटर आसपास के एरिया को अच्छे से सर्च करो।
मुझे लगता है कोई ना कोई खून का निशान या फिर कोई और सबूत जरूर मिलेगा। अब क्यों रो रही है? वो तो चला गया। अब ना किसी की मार खानी है और ना ही दर्द सहना है। शांत हो जा। सर मर्डर स्पॉट का चप्पा चप्पा छान लिया लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। बॉडी जहां मिली थी उसके कुछ दूरी पर लाखा के फटे हुए कपड़े जरूर मिले हैं। हो सकता है जब उसे घसीटा जा रहा हो तब कपड़े फटकर वहीं गिर गए। तुम तलाश जारी रखो, मुझे लगता है कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। सर भीतान गांव से ये आदमी आया है, इसका नाम भोला है। ये लाखा की मौत के बारे में कुछ बताना चाहता है। राम राम साहब। बोलो, क्या जानते हो? साहब गांव में लाखा का एक और दुश्मन था। कौन? बाके। बस करो, कितने की लगी बता। कविता की बाजी लगाते हैं, जो जीता वो उसकी। माँ के बीच कविता ने मत लियो, समझो? वो मारी है। अरे लाखा भाई, मैंने तो मजाक की है। साहब बाके एकदम डरपोक आदमी था, पर मैं सच बोल रहा हूँ साहब, कविता पर नजर थी उसकी बहुत दिनों से। जब हम पहले गांव में पूछताछ करने आए थे तब ये बातें क्यों नहीं बताई? साहब लाखा का डर था, पर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था साहब। बाके ने कविता पर जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। किधर भाग रहे हैं साड़ियों? मर्द का बच्चा है, सामने आ, जान से मार दूंगी थारे को। साहब एक और बात, 24 तारीख को जब लाखा हम सबको छोड़कर निकल गया तो बाके भी हम सबको छोड़कर निकल गया, लाखा के जाने के आधे घंटे बाद ही। गुजर। सर आओ बोला। चौहान, बांके ने तो हमें ऐसी कहानी सुनाई थी जैसे कविता ही गुनाहगार है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि लाखा से उसकी कविता को लेकर दुश्मनी थी। लेकिन सर क्या कविता ये सब जानती थी कि बाकी भी उसके पीछे पागल था? सच्ची बोलूं साहब, लाखा से तंग आ चुकी थी मैं, और वो बांके कभी कभी मदद करता था हमारी, लेकिन उसकी नीयत भी अच्छी ना थी। अभी 2 दिन पहले ही लाखा के गायब होने के बाद बाकी की दोनों लुगाइयां मुन्नी और कोमल आई थी हमारे घर। देख कविता, गांव का माहौल तो तू जानती है। जब से लाखा गायब हुआ है तब से थारे पे शक है सबको। और तू अकेली जवान औरत किस किस से लड़ती फिरेगी? देख ब्याह कर ले, बांके जैसा घराड़ा मिल जावेगा तो कोई आंख उठाकर तक ना देखेगा थारी तरफ। तू समझाना ही है, धमकी देना ही है? चल निकल यहाँ से। औरत होकर इतनी अकड़, एक तो एहसान कर रही हूँ। बड़ी जबान चलने लगी थारी। हाथ में चले हमारे बहुत। ले कविता, रुक, तेरी अकड़ जा तोड़ती तो हमारा नाम कोमल रहा है। चल निकल यहाँ से। हाँ हाँ जा रहे हैं, चलो जी चलो। साहब वो लाखा सामने से वार करता था और वो बांके छुप छुप के। पता ना साहब, सवेरे से तो घर में ना दिख रहा। अगर हमें पता चला कि तुम में से किसी ने झूठ बोला है तो अच्छा नहीं होगा। मने क्यों धमका रहे हैं साहब? जार कविता ने पूछो ना, लाखा को उसी ने गायब किया है और हमारे पति को भी। सर बाकी अंदर नहीं है। किसने क्या किया है ये पता लगाना हमारी जिम्मेदारी है। तुम दोनों में से किसी ने बांके को सुबह घर से जाते हुए देखा था? ना साहब, सवेरे आंखें खुली तो वो घर में ना था। सर हो सकता है बाकी डर के मारे भाग गया हो, उसे पता चला होगा कि हम लोग उसे पकड़ने आने वाले हैं तो वो गायब हो गया, या फिर कविता ने उसे कुछ किया होगा। बांके और लाखा दोनों ही तंग किया करते थे कविता को, लेकिन कविता अकेले ये सब कैसे कर सकती है ये समझ नहीं आता। अगर कविता का कुछ साथी है तो वो उससे मिलती भी होगी। पता करो, हाल ही में गांव के आसपास किसी अनजान आदमी को देखा गया है? सर साहब बाके को आखिरी बार कल ही देखा था, काम से लौटने के बाद साथ ही थे, उसके बाद नहीं देखा। साहब इसने किसी को देखा है।
किसे देखा था तूने? साहब कौन आदमी था ये तो मालूम नहीं, अंधेरा था तो चेहरा ठीक से देखा नहीं, लेकिन इतना पक्का है साहब हमारे गांव का नहीं था। किससे मिलता था वो? साहब किसी औरत से मिलता था। औरत? कौन? साहब पक्का तो नहीं कह सकते, शायद लाखा की बीवी रुक्मणी थी। रुक साली, छोड़ मुझे। काय करी तू? छोड़ दे मुझे। कटे छुपा रखे है माके में। बता करे हमारा पति। बटे कुछ नहीं किया, छोड़ मुझे। कुछ नहीं पता। ले अब बार बताऊं तोने। ये ले। माँ प्यास लगी है, पानी गिर गया। पूरे पानी नहीं तू छोड़ मत मारा पानी। अरे गांव की सारी औरतों को पति खावेगी क्या? औरत हो के औरत पे तरस का, हमारी बच्ची पे तरस का, पानी चाहिए उसको। अरे अब तो तू भी प्यासी मरेली और तेरी बच्ची भी प्यासी मरेली। मरो ही ना। आले पानी नहीं दे, छोड़ मारे को। ले तो नहीं मिला तने पानी। मरो ही ना। मीना या भारत का जाम लगाई जाए। हम तो कविता पे शक कर रहे थे, लेकिन उस गांव वाले के हिसाब से शायद वो रुक्मणी थी जो अनजान आदमी से मिलती थी। सर हो सकता है कि रुक्मणी इस बात से नाखुश हो कि बांके तीसरी शादी करना चाहता था और उसी ने किसी के साथ मिलकर बांके और लाखा दोनों को रास्ते से हटा दिया। लेकिन ऐसा करके उसे मिलेगा क्या? सर हो सकता है ऐसा करके वो गांव के मर्दों को एक चेतावनी देना चाहती है कि वो इस प्रथा की आड़ में फिर शादी ना करें। रुक्मणी को लेकर आओ। सर। हाँ साहब, ये बात सच है कि अपने गांव के इस प्रथा के हमेशा से ही खिलाफ थी मैं। पर अकेली औरत कैसे सबसे लड़ती, जिंदगी भर अपने घर वाले की गुलामी की, उसके सामने जबान ना खोली कभी। मन तो बहुत करता था कि कुछ करूं, पर साहब जब तक रास्ता मिला तब तक उम्र निकल चुकी थी। पर मन ने भी हार ना मानी साहब। मैं जिस आदमी से छुप छुप के मिलती थी उसका नाम हरि प्रसाद है, सरकारी अफसर है जल विभाग में। साहब मैं उससे इसलिए मिलती थी ताकि गांव में पानी आ सके, पानी का नल लगवा सके। मन ने सोचा कि गांव में अगर पानी आ जाएगा तो जो प्रथा समाप्त हो जाएगी। लेकिन जल विभाग का ऑफिस तो शहर में है, हमारे पुलिस स्टेशन से भी 12 किलोमीटर दूर। हाँ साहब, जाती थी, छुप छुप के जाती थी। 6 घंटा बस में सफर करके, 2 घंटा पैदल चल के मैं जल विभाग के लोगों से मिलने जाती थी। साहब मैं ठहरी अनपढ़, अपनी बेटियों से फार्म भरवाती थी। सरकारी दफ्तर में मेरी बात कोई ना सुनता था। फिर हमारी मुलाकात हरि प्रसाद से हुई। वो हमारे को बोला कि अगर थारे को काम कराना है तो हमारे को पैसे दे। अपनी बेटियों के भविष्य के लिए मैं राजी हो गई और उसे रिश्वत देने लगी। रुक्मणी, आपने बहुत हिम्मत का काम किया है, लेकिन आपने ये बात हमसे छुपाई क्यों? अगर ये बात फैलती तो गांव के बाकी मर्द हमारे को जीने ना देते। साहब मन ने जो किया अपनी बच्चियों के भविष्य के लिए किया। पर हमारा यकीन कीजिए साहब, लाखा के हत्या के पीछे और बाके के गायब होने के पीछे हमारा हाथ ना है। रुक्मणी, गांव की एक अधेड़ उम्र की महिला जो पानी और प्रथा के दुष्चक्र से अपनी बेटियों को बचाना चाहती थी, वो अकेले ही बहुत बड़ा कदम उठा रही थी। और अगर गौर से देखा जाए तो हर प्रथा की आड़ में सिर्फ शोषण ही होता है और अक्सर उसका शिकार औरतें ही बनती हैं। इस प्रथा का फायदा उठाने वाले दबंगों में से लाखा की लाश मिल चुकी थी और बाकी अब भी गायब था। ये केस एक ऐसी पहेली बनता जा रहा था जिसे सुलझाने के लिए पुलिस को कोई कड़ी नहीं मिल रही थी और शक के दायरे में अब भी एक ही नाम था, कविता। ठीक है, तुम वहीं रहना, खबर देते रहना, हम पहुंचते हैं। मैं सब कुछ सच बताता हूँ सब। बोल, क्यों मारा लाखा को? मैंने नहीं मारा, वो कविता साहब, उसी ने सब कुछ किया है सर। पहले भी तूने कविता पर उंगली उठाई थी ना, हम जानते हैं कि तू उसे फंसाना चाहता है। नहीं साहब,
सचमुच साहब, मैंने देख लो साहब, 24 तारीख को कविता वहां पर थी जहां लाखा का खून हुआ था साहब। तू क्या कर रहा था वहाँ? वो साहब, उस दिन लाखा जल्दी निकल गया था साहब, तो हमारे मन में शक जागा कि ये जरूर कविता से मिलेगा। कहे कि साहब वो कविता से शादी करना चाहता था। बस साहब कुछ देर बाद मैं भी वहां से निकल गया। हाँ साहब, जब मैं गांव पहुंचा तो मैंने कविता को देखा। मैंने उसका पीछा किया साहब। मुझे मालूम था साहब कि कविता से मिले लाखा जरूर आएगा। लाखा तो नहीं मिला साहब, लेकिन वो पहाड़ के नीचे वाली रेत पे जहाँ लाखा की लाश मिली थी, वहां से मैंने कविता को जाते हुए देखा था। तो ये बात अभी तक छुपाई क्यों? वो साहब, उस दिन मैं वही था साहब, लेकिन आप लोगों से कहता तो आप लोग मेरी गर्दन तोड़ देते साहब। फिर से झूठ। मैंने साबित कर सकूं साहब, उस दिन कविता ने गांव में ये बात बोली थी कि वो अपनी छोरी ने पोलियो का टीका लगवाने के लिए सरकारी दवाखाना ले जाएगी साहब। ये बात मैंने और लाखा ने सुन ली थी। मैंने पता था साहब कि लाखा कविता से मिलने जरूर जाएगा, लेकिन साहब कविता तो उस दिन गई नहीं थी, वो झूठ बोल रही थी साहब। आप किसी से पता कर लो। उसके बाद साहब मैंने कविता से मिलने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले वो अपनी बच्ची को लेकर बस पे चढ़ गई साहब। बस साहब। सर, एक नंबर का झूठा आदमी है ये। चौहान, सरकारी दवाखाने से पता लगाओ उस दिन कविता अपनी बच्ची को लेकर पोलियो की दवा दिलवाने गई थी या नहीं। हमें यह पता लगाना होगा कि कविता उस दिन उसी जगह पे क्या कर रही थी जहां हमें लाखा की लाश मिली थी। कहीं सबके पीछे कविता का हाथ तो नहीं है? हेलो, क्या? हम आते हैं। सर, गांव से कॉल था, कविता गायब है। माँ के पास जाना है। शांत हो जा बेटा, जाएंगे माई के पास। शांत हो जा। देख लो साहब, मैं तो पहले ही कहती थी ये सब कविता का ही करा धरा है। अब थे हमारे पति को तो छोड़ दो। तारा पति कोई दूध का धुला नहीं है। जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता वो हमारी हिरासत में रहेगा। रानी बेटे यहाँ आओ। एक बात बताओ, तुम्हारी माँ तुम्हें पहाड़ के पास क्यों लेके गई थी? बेटा डरो मत, हम तुम्हें तुम्हारी माँ के पास लेके जाएंगे। तुम्हें मिलना है ना अपनी माँ से। माँ कहती थी कि वहाँ हमारे लिए नई जिंदगी है। नई जिंदगी? तुम हमें वहां लेके जा सकती हो? हाँ। किस तरफ? उस तरफ, वो वहाँ। बहुत प्यास लगी है ना थारे को? मैं अभी पानी लाती हूँ, रुक। कविता और रानी की कहानी तो रोंगटे खड़े करने वाली है, पर फिर भी हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कविता को बेगुनाह साबित करने का कोई सबूत नहीं है हमारे पास। सर, सरकारी दवाखाने से पता चला कि कविता उस दिन वहां नहीं गई थी। बाकी की ये बात तो सही है, लेकिन कविता अपनी बेटी से इतना प्यार करती थी, फिर उसे छोड़कर क्यों जाएगी? आखिर उसे पालने के लिए उसने कितनी तकलीफ सही है। मानता हूं चौहान, पर फिर हमसे झूठ क्यों बोला? कविता के बारे में हर छोटी से छोटी बात पता करो। वो पिछले हफ्ते किससे मिली थी, कहाँ गई थी, सब कुछ। सर, बस अड्डे से पता चला है कि कविता घसेरी की बस में चढ़ी जरूर थी, लेकिन बीच में कहीं उतर गई। उसके बाद कहाँ गई कुछ पता नहीं चला। गांव में किसी और से कुछ पता चला? यस सर, एक किराने की दुकान से अक्सर वो अपने मायके वालों को कॉल किया करती थी। मैंने उन सभी नंबर्स की एक लिस्ट बनाई है जिनसे वो बात किया करती थी। इस नंबर से उसने 2 दिन पहले बात की थी, उसके बाद कोई फोन नहीं किया। मतलब उसने गायब होने से पहले आखिरी बार इसी नंबर से बात की थी। किसका नंबर है ये? उसके चचेरे भाई का, रमन नाम है, सोमता में रहता है। सोमता तो घसेरी के बीच रास्ते में पड़ता है, तो कहीं ये कविता सोमता में तो नहीं है? हाँ सर, मेरी बात हुई थी फोन पे। दरअसल कुछ दिन पहले हमने कविता के पति जगत को हमारे इलाके में देखा था। कहाँ रहता है जगत राम? सर यही 3 गली छोड़ के पास में एक मकान पे किराए पे रहता है।
अंदर चेक करो कविता है कि नहीं। सर इधर आइए जल्दी। साहब मत मारो साहब, साहब मत मारो साहब, बताता हूँ साहब, सब बताता हूँ साहब। बोल क्यों किया है साहब? बताता हूँ साहब, सालों से इसी गांव में मर रहा था। कविता से प्यार करता था मैं साहब, पर प्यार से जिंदगी नहीं चलती। गरीबी और मजबूरी इतनी बढ़ गई थी कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और ऊपर से कविता ने कसम ले ली थी कि दूसरी शादी नहीं करने देगी। वैसे भी मेरी 2 बीवियां रखने की हैसियत नहीं थी, लेकिन गांव वालों के ताने मुझे कचोटने लगे थे। सब मुझे जोरू का गुलाम कहकर बुलाते थे क्योंकि मैं उसकी मदद करता था। इन सबसे तंग आकर मैंने घर छोड़ दिया, सोमता चला गया काम ढूंढने। और साहब जब मैंने वहां पर रहकर कुछ काम किया, कुछ पैसे कमाए, तो मैं समझ गया कि अब मुझे गांव वापस नहीं जाना है। क्या रखा था गांव में साहब? वैसे भी वहां तो पीने के पानी की किल्लत है और कमाने का कोई साधन भी नहीं। और मैंने सोचा कि वैसे भी गांव की प्रथा के हिसाब से कोई ना कोई कविता से दोबारा शादी कर ही लेगा, तो मैं क्यों उसके लिए परेशान होता साहब? सिर्फ अपने ही बारे में सोचना था तो कविता को मारा क्यों? क्योंकि साहब एक दिन कविता मुझे ढूंढते हुए मेरे घर तक आ पहुंची। वो मेरे पीछे पड़ गई, बोली कि गांव वापस चल, नहीं तो गांव में सबको बता देगी, बेटी को लेकर यहाँ आ जाए। आप सोच समझ के इस बच्चे की जिम्मेदारी ले रही हैं? हाँ साहब, मैं हूँ, चंदा है, हमारी 2 बेटियां हैं। हम सब मिलके जीने का कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेंगे। सर जिस कविता पर हमको शक था उसका तो मर्डर हो गया, मर्डरर भी पकड़ा गया, लेकिन लाखा को किसने मारा है अभी तक ये पता नहीं चला। चौहान, मुझे ऐसा लगता है कि हमें लाखा से जुड़े हर एविडेंस को एक बार दोबारा खंगालना चाहिए। सर सर ये तो कोई फोन नंबर लग रहा है। 443293। चौहान, ये नंबर कुछ देखा सा लग रहा है, चेक करो। सर ये तो जल विभाग के उस अधिकारी का नंबर है जिससे रुक्मणी मिला करती थी। ये नंबर लाखा के पास क्यों है? गुज्जर, ठीक से एक्टिंग कर लोगे ना? जी सर। सर लग गया कॉल। हेलो, राम राम साहब, मैं शामू बोलूं, लाखा को दोस्त। साहब, लाखा की तबीयत ठीक कौन नहीं, वो मारे को बोलियो आपसे मिलने के लिए। ठीक है, गांव के पीछे वाले पहाड़ के नीचे आ जाना 4 बजे, और हाँ अकेले आना। ठीक है साहब, राम राम। सर वो तो जानता ही नहीं कि लाखा मर चुका है। अब ये तो हरीलाल ही बताएगा कि उसके और लाखा के बीच में चल क्या रहा था। पैसे लाए? लाखा पैसे लाने वाला था। अरे बोल क्यों नहीं रहा कुछ? मारना मत साहब, मारना मत साहब। वो दरअसल साहब लाखा मुझे रिश्वत दे रहा था, वो पाइपलाइन के केस फाइल दबवाने के लिए। मेरा काम था रुक्मणी को झूठा दिलासा देते रहना और काम ना होने देना। लेकिन लाखा ऐसा कर क्यों रहा था? उसने मुझे कहा था कि हमारी लुगाई बुढ़ापे में सटिया आ गई है, ठीक, बाकी चिंता मत करो, बस फाइल ने दबवा दो। फाइल आगे बढ़ानी हो या दबानी, हर काम के दाम लगते हैं। सर रुक्मणी दिन रात मेहनत कर रही थी पाइपलाइन के लिए, और लाखा उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। इस तरीके से तो उसके पास भी वजह थी लाखा को रास्ते से हटाने की। ना साहब, मैंने लाखा को नहीं मारा, बल्कि मन्ने तो जे भी ना मालूम कि वो काम रुकवाने के लिए पैसे देता था। नहीं साहब, वो जानती थी। रुक्मणी की बेटियों ने एक बार मुझे देख लिया था लाखा के साथ।
24 तारीख को मैंने रुक्मणी की बेटियों को बुलाया था फॉर्म के साथ। पहले लाखा से मिलने वाला था, फिर उनसे, पर साहब वो टाइम से पहले ही वहां पहुंच गई और उन्होंने मुझे लाखा से बात करते हुए देख लिया था साहब। अगर चेतना और छाया को सब कुछ पता था तो उन्होंने रुक्मणी को कुछ बताया क्यों नहीं? हमसे अपनी माँ की तकलीफ नहीं देखी जाती थी। वो दिन रात मेहनत करती थी और बाबा उसकी सारी मेहनत पर झाड़ू फेर देते थे। उन्हें तो बस एक बात की पड़ी थी। किस बात की? गांव में पानी ना आए ताकि वो एक और शादी कर ले, बस। तो तुम ये बात अपनी माँ को बता सकते थे, अपने बाबा को समझा सकते थे। हम उस दिन बाबा को समझाने ही गए थे, लेकिन बाबा 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 तुम दोनों अठे कहीं कर रही हो? बाबा ते यहाँ कैसे कर सको? अरे अम्मा पूरी गांव के लिए इतनी मेहनत करी है, मारे लिए इतनी मेहनत करी है, और तुम उन्हें ही धोखा दे रहे हो। इतने पर की छोरी मारे से जबान चलावे है। आपको हमारी चिंता को नहीं, अम्मा पे तरस को नहीं आवे। कल मरती हो आज मर जाए, निकलो यहाँ से। उसके बाद हमने मिलकर उनकी लाश को रेत में फेंक दिया। ये सब करके तुम अपनी माँ की मदद कर पाई? नहीं ना। और अब इस बेचारी के लिए जिंदगी भर यही दुख रहेगा कि जिन बेटियों का भविष्य बनाने के लिए इतनी मेहनत की है, अब उन बेटियों का भविष्य 21वीं सदी में एक प्रगतिशील देश में हम कब तक प्रथा और परंपरा के नाम पर औरतों को उनके अधिकार से दूर रखेंगे? जरूरत है हमारी सोच का बदलना। जरूरत है कि एक ऐसे समाज की रचना की जाए जहां कोई किसी कमजोर का शोषण ना करे। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको।